Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about the behavior of the dielectric in an external electric field. Okay. In previous lecture we have discussed about the electric dipole moment of an atom. Okay, in the absence of an external electric field and in the presence of an external electric field. Okay, and we see that atom is a new atom have no any permanent electric dipole moment, but after applying an external electric field to the atom, there will be an induced electric dipole moment. Okay, so now we will take atoms of an dielectric substance in bulk form. Okay, so see on the board, behavior of a dielectric substance in an external electrostatic field or electric field. Electrostatic field means electric field does not depend on time. Okay, now you know very well dielectric substances are of two types, in which first type is in which the molecules are polar molecules, and another is in which the molecules are non-polar molecules. Okay, so first of all we take a dielectric substance of polar molecules. Okay, since dielectric, first kind is polar molecules, and second kind is non-polar molecules. Okay, you know very well polar molecules have permanent electric dipole moment. Is not equal to 0. There is no permanent electric dipole moment. That means in the absence of electric field. ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डेवलप करेंगे. सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसके हर मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट को आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट की अपनी एक डायरेक्शन होती है, जिसे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, शो करते हैं. ठीक है ना?
और आपको पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के जो क्लाउड्स होते हैं, उनके जो सेंटर्स होते हैं, कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है ना। सपोज कर लीजिए कि आपका कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है और उस मॉलिक्यूल में जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, उनके जो सेंटर्स है, ये आपका निगेटिव और ये आपका क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ द permanent electric dipole moment of each molecule in case of polar dielectrics will be negative to positive, which can be represented by this arrow. Okay, clear? अब आप जरा देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस डाइलेक्ट्रिक के पास होंगे और सभी मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैनर में आपके अरेंज्ड होंगे। बट आप जानते हैं कि थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण आपके मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। तो वाइब्रेशन के कारण जो आपके मॉलिक्यूल्स है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर सभी मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मूवमेंट्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में शायद ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एट एन टेम्परेचर बात करेंगे, तो सभी मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल मूवमेंट होंगे वो रैंडमली क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे। ठीक है ना। रैंडमली क्या होंगे आपके में, ओरिएंटेड होंगे। तो जस्ट लाइक दिस। तो कुछ भी आप थोड़े से डायग्राम बना लीजिए। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, जो भी आपको सही लगे कुछ इस टाइप से। जो भी आपको सही लगे, कुछ भी रैंडम ओरिएंटेशन आपको लेना है। ये तो सभी डाइपोल्स आपके क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे और रैंडमली ओरिएंटेशन के कारण सभी मॉलिक्यूल्स का अपना एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। बट रैंडमली ओरिएंटेशन के कारण इनके सभी मॉलिक्यूल्स का जो ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा विल बी जीरो। क्या होगा, वो आपका जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजाइटेशन और वाइब्रेशन, all the molecules are oriented randomly, due to which the resultant electric dipole movement, dielectric movement of polar dielectric in the absence of external electric field becomes zero। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, चाहे वो यदि वो पोलर मॉलिक्यूल से बना है, तो उस केस में उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका जीरो होता है।
यही कैटेगरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। यदि आप एक बल्क मटेरियल की बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो चूंकि आपके सभी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है, तो इसलिए ओवरऑल आपके बल्क मटेरियल का भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर हम एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं जो कैसा है, नॉन पोलर टाइप है। तो नॉन पोलर टाइप की यदि हम बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में आपका क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल्स का कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं है, तो हम इसकी शेप स्फेरिकल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल शेप हो जाएगी। इसमें हमने एरो शो नहीं किया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, क्योंकि तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, पर इस मॉलिक्यूल का जीरो है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P net इज इक्वल टू जीरो, सिंस P या कह सकते हैं कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो। क्लियर है ना। तो हमने देखा कि चाहे कोई डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से बना है, चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, but in the absence of an external electric field, the resultant electric dipole moment of this type of dielectric substance becomes zero. Okay, so but in daily life we use the bulk form of the dielectric substances. So both are same in case of in the absence of external electric field. Now we discuss the properties of the dielectric substance of both kinds in the presence of the external electric field. Okay, तो हम अब इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों टाइप्स के जो डाइलेक्ट्रिक्स आपके होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। तो आपका जो टॉपिक है वही स्टार्ट हमने किया है, बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ किस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जो रेस्ट चार्ज इससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो टाइम के साथ वैरी नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए। अगले सेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, नोट कीजिए। Okay, come back. Now we will apply external electric field on this type of dielectric substance of polar molecules. Clear? Now when we apply an external electric field on the dielectric substances of polar molecules. Now when we apply an external electrostatic or electric field on a dielectric substance of polar molecules, then what happens next? Okay, first of all we consider any one molecule. देखिए, सबसे पहले हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, वो मॉलिक्यूल ये है, ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह कार्य करेगा, काम करेगा। अब
ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, पुट किया। अब जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, सपोज ये आपका कोई क्या हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट किया। जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट करने पर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क वर्क करता है। क्या करता है? टॉर्क वर्क करता है, जो उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड करने का, अलाइन करने की कोशिश करता है। क्लियर है ना? तो जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट करते हैं, तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे चेंज करने की कोशिश करता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है परमानेंट, तो जब जो कि सभी अलग अलग डायरेक्शंस में आपके ओरिएंटेड है, जब इस सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पर आपके क्या होगा, एक टॉर्क वर्क करेगा जो इन सभी मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? और जब ये कोशिश करेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be oriented in the direction of the electric field, which depends on the strength of the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, इनका जो अलाइनमेंट है, जो इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आप इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो इसमें जो ये अलाइनमेंट है ये उतना ही लार्ज होता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, और ये आर्टिकल हमने आपको कराया था पीछे कुछ टॉपिक्स में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है ना? तो चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आप इसे पुट करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है जिनका अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, उसके कारण आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक इलेक्ट्रिक और टॉर्क वर्क अप्लाई करेगा, और वो टॉर्क इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, देखिए कंप्लीट अलाइनमेंट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कोशिश जरूर करेंगे अलाइन होने की। तो आप जो पॉसिबल है थोड़ा सा आप ए से ले लीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका इसी तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन से शो करने की कोशिश करूँगा। तो आप थोड़ा सा ज़रा सा कोशिश करिएगा समझने की। देखिए ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर कि कितना लार्ज आपका ओरिएंटेशन हो सकता है, अलाइनमेंट हो सकता है। ठीक है ना? आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी शो करनी है कि जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाए, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको मिल जाए। कुछ ऐसा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करना है। चलिए, कुछ इस टाइप से आपके ये डाइपोल्स जो है अलाइन होंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, when we apply an external electric field on a dielectric substance of polar molecules, then each polar molecule experiences a torque or moment of force torque due to external electric field.
Okay, and the torque acting on each molecule try to align in the direction of, yes, in the direction of external electric field. Okay, electric field, Haji, external electric field. Now, on each molecule, try to align in the direction of external electric field, due to which the electric dipole moment electric okay, due to which the electric dipole moment of the polar dielectrics become non-zero. Okay, and the alignment of the molecules depend on the strength of the applied electric field. Here, depend on the applied electric field. Okay. So note. So write down this thing in your notebook. After that, we will discuss a very important term related to the dielectric substances, which is known as polarization. Okay. Okay. Now, the process of the alignment of the molecules of an dielectric in the direction of the external electric field is known as polarization. Okay. Now, we write here the definition of the polarization. Okay. And this
phenomena of the alignment of the polar molecules in the direction of external electric field is known as polarization. ये पोलराइजेशन मीन्स होता है आपका जो आपके ये वाइब्रेशंस है इन सब का एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में इस्टेब्लिश हो जाने का प्रोसेस या फिनोमेना क्या कहलाता है आपका पोलराइजेशन कहलाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिक्स होते हैं उनमें आपका क्या होता है पोलराइजेशन होता है। और यहाँ पर जो पोलराइजेशन है जो आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो टू रीजन्स के कारण आपके डेवलप होता है, इस्टेब्लिश होता है। अभी टू रीजन्स कौन कौन से हैं आपके, पहला तो आपका है अलाइनमेंट के कारण और दूसरा आपका क्या है आप ये कह सकते हैं कि एक आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कारण है और एक आपका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कारण। देखिए जब आप इस सिचुएशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ओनली ऑन कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट काम कर रहा था, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिनका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो गया था आपका जीरो। बट इस केस में जब आप बात करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका जो अलाइनमेंट है वो तो होगा ही होगा, उसके कारण तो आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसके कारण स्टैब्लिश होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कारण। बट दूसरा जो है आपका ये जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं उन पर भी फोर्स अप्लाई करेगा और उन पर फोर्स अप्लाई होने के कारण की जो पोजीशंस है रिलेटिव पोजीशंस है वो आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और उस डिस्टर्बेंस के कारण भी आपका कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल की कंडीशन में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है डेवलप होता है वो टू डाइपोल्स मूवमेंट के कारण होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ polar dielectrics due to first is permanent electric dipole moment और सेकंड आपका induced इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है ना, तो यहाँ पर जो आपका पी नेट होगा विल बी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया और जो आपके डाइपोल्स है उसमें आपने देखा कि जो डाइपोल मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस के अलोंग ही है। तो बट आप यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसका एक ये निगेटिव होगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटर जरूर होगा। तो इस निगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स के कारण भी इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में स्टडी किया है कि उसकी एक्सियल और आपने साइड और पोजीशंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। जब आप इसकी डायरेक्शन को यहाँ
चेक करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव लाइन साइड बन जाएगी और इधर एक आपकी पॉजिटिव साइड आपको मिलेगी। तो आप देखिए यदि आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो ज़रा चेक करके देखिए कि यदि आप चेक करते हैं तो आपको मिलेगा। यदि आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज कंसीडर करें तो उस टेस्ट चार्ज को निगेटिव चार्ज आपका अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और आप जानते भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में होती है। दैट मीन्स जो आपका इस डाइपोल्स के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, इंड्यूस होगा, वो आपका पॉजिटिव टू निगेटिव वॉल्स के अलोंग होगा। दैट मीन्स अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बट इसे हम आफ्टर दिस आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस किस पर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन किया, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आपका क्या बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर आपके क्या इफेक्ट पड़ता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब इसे जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। बट जो आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो जो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स होते हैं कोइंसाइड किए हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है कि उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण के सेंटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शंस में क्या होते हैं, थोड़ा सा रिप्लेस होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण उसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। और यही इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये सपोज कर लीजिए कि आपका ये क्या है, कोई मॉलिक्यूल है और इस पर ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक जगह कोइंसाइड करता है, ठीक है। और ये इस पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई किया वो 0 है। आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए अब इस मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे लाइक दिस। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ली। सपोज कर लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ली। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है F/Q, दैट मीन्स F इक्वल्स टू QE। अब यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पर आपका जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। बट यदि चार्ज आपका निगेटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पर आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जिसके कारण इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स है वो थोड़ा सा आपका स्लाइटली क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। और इस स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के कारण, ड्यू टू स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, due to this slightly displacement of the positive and negative charge centers there is an induced an electric dipole moment, an electric dipole moment induced, okay, induced
which is known as induced इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं पूरे बल्क मटेरियल की। जब पूरे के पूरे बल्क मटेरियल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, सपोज कर लीजिए कि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो आपके ये मॉलिक्यूल्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, अब उनके जो सेंटर्स है पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस के, वो थोड़ा सा आपका क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। आप देखिए कुछ इस टाइप से में डिस्प्लेस हो जाएंगे। ऐसे आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होगा, इधर निगेटिव। तो कुछ इस टाइप से आपका जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ओके, अब आप देखिए P net in this case is not equal to 0, मतलब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा in case of non-polar dielectrics will be 0 in the presence of external electric field, and also the net electric dipole moment of the polar dielectric materials will be non-zero. But there is a difference between both of them. Here is the net electric dipole moment only on due to induced electric dipole moment, but here the net electric dipole moment due to induced electric dipole moment and also permanent electric dipole moment. Okay, but there is an important question here. What is the effect on both types of the dielectric of the temperature? Okay, in this case if we increase the temperature, okay, after increasing the temperature the kinetic energy or thermal kinetic energy of the molecules will be increased, and due to thermal kinetic energy of the molecules the vibrations of the molecules will be started more and more. तो उसके कारण आपकी जो थर्मल वाइब्रेशंस है वो आपकी काफ़ी तेज़ी से आपकी लार्ज होगी, और थर्मल वाइब्रेशन के कारण आपकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो आपकी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। बट यहाँ पर देखिए जो आपका पोलराइजेशन हुआ, आपके मॉलिक्यूल्स किस शेप में थे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में थे, और आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया तब जाकर इसमें क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। तो आपने क्या किया कि पहले आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसमें उस टाइम कुछ ना कुछ आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, तो मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन होगा। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब ओरिएंटेशन आपके मॉलिक्यूल्स का कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन फिक्स है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ही आपके निगेटिव पॉजिटिव के सेंटर्स क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है तो इनके सभी के जो सेंटर्स आपके डिस्प्लेस होंगे वो सभी आपके सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। इसलिए यहाँ पर यदि आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इस केस में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका डेवलप हुआ है वो किसके कारण हुआ है, मेनली डोमिनेंट टर्म क्या है आपकी, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ने नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे दिया, इसके अलाइनमेंट के कारण, ठीक है ना। और इस पर एक टॉर्क काम करा, टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यदि इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो थर्मल एनर्जी के कारण की वाइब्रेशन और भी ज़्यादा तेज लार्ज होगी, और थर्मल एनर्जी लार्ज होने के कारण की वाइब्रेशन लार्ज होगी। वाइब्रेशन लार्ज होने के कारण जो इनका ओरिएंटेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के कारण जो आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स का, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट आउट कर देते हैं, दो पॉइंट्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
the net electric dipole moment of polar molecules depends on the temperature. Okay, and it is inversely proportional. सॉरी, ये रिलेशन तो हम नहीं कह सकते है ना, क्योंकि ये रिलेशन दिया जाता है। देखिए आपका जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या टेम्परेचर के साथ कितनी तेजी से इफेक्टिवली चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। कितनी जल्दी ससेप्ट करता है। आपने जैसे टेम्परेचर दिया तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं, डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आपके। तो टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर, ओके, इन इनवर्स ऑर्डर कर दीजिए, इन इनवर्स ऑर्डर, है ना, इनवर्स ऑर्डर में आप कर दीजिए कि इनवर्स ऑर्डर में क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकंड थिंग इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of non-polar dielectrics doesn't depend on the temperature. Okay, these are two very important points. तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी और दूसरा कि आपका जो पोलराइजेशन होता है, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया हमने पोलराइज, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। कि सभी कंपोनेंट्स का, सभी वाइब्रेशंस का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अलाइन होना आपका क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। इसे ही हम आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। जब बात करेंगे हम ये मैग्नेटिक की, तो वहाँ पर मैग्नेटिक पोलराइजेशन हो जाएगा, हम मैग्नेटिक वेक्टर्स की बात करेंगे। और जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट के केस में ये लाइट पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वहाँ पर लाइट के वेक्टर्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे आपके लिए ऑप्टिक्स के पार्ट में। तो यहाँ तक आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ है आपके डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, उन्हें डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख कर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।